बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर आपका। आज हमारा जो टॉपिक है हमारा राजस्थान कक्षा 8। इससे पहले दोस्तों हम इस जो ये बुक छोटी सी पतली सी है राजस्थान अध्ययन संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर, इसके हमने आपको कक्षा 6 और 7 के जितने भी जो टॉपिक है कक्षा 6 के जैसे कि 10 अध्याय हैं उनको एक ही वीडियो में कवर किया है, और कक्षा 7 है उनको भी एक ही वीडियो में कवर किया है। और ये कक्षा 8 भाग तृतीय जिसके 10 अध्याय हैं इनको भी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंतर्गत दोस्तों अंत तक बने रहें। और ये जो बुक है हमारा राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की सभी पुस्तकों का संकलन संकल्प के द्वारा राजस्थान अध्ययन के अंतर्गत ये निकाली गई पतली बुक इसमें किया गया है। बुक की इमेज छोटी सी पतली सी देख लें। और अभी हम जो पढ़ेंगे कक्षा 8 भाग तृतीय कौन कौन से अध्याय पढ़ेंगे इसकी भी ये इमेज लगा रहा हूं, इसे भी अब देख लें। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय पहला है 18वीं सदी का राजस्थान। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी महाराज ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया? शिवाजी महाराज ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने किस दिशा की ओर विस्तार की नीति अपनाई? उत्तर भारत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने किस दिशा की ओर विस्तार की नीति अपनाई? तो उत्तर भारत। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किस रियासत में हुआ? तो मेवाड़। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश किस रियासत में हुआ? तो मेवाड़। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ? 1711 ईस्वी में। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कब हुआ? 1711 ईस्वी में। 1720 में किस मराठा पेशवा ने मराठों का ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो पेशवा बाजीराव ने। 1720 में मराठा पेशवा ने मराठों का ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। किसने किया? तो पेशवा बाजीराव ने। 1720 में मराठों ने कोटा व बूंदी पे कब आक्रमण किया? तो 1726 ईस्वी में मराठों ने कोटा व बूंदी पे 1726 में आक्रमण किया। 1728 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासतों ने मराठों को खिराज देना प्रारंभ किया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 1728 में राजस्थान की कौन सी रियासतों ने मराठों को खिराज देना प्रारंभ किया? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने पुनः बूंदी का शासक किसे बनाया? तो बुद्ध सिंह को। 22 अप्रैल 1734 को मराठों ने पुनः बूंदी का शासक किसे बनाया? बुद्ध सिंह को। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहां किया गया? बूंदी में। मराठों का राजस्थान की राजनीति में प्रथम हस्तक्षेप कहां किया गया? बूंदी में। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने सम्मेलन कहां बुलाया? हुरडा में। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजपूत शासकों ने सम्मेलन कहां बुलाया? तो हुरडा भिलवाड़ा के अंतर्गत। और हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुरडा सम्मेलन में आमेर के किस राजा ने भाग लिया? तो सवाई जयसिंह ने। हुरडा सम्मेलन में आमेर के किस राजा ने भाग लिया? तो सवाई जयसिंह ने। हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के किस राजा ने भाग लिया? अभय सिंह राठौड़ ने। हुरडा सम्मेलन में जोधपुर के किस राजा ने भाग लिया? तो अभय सिंह राठौड़ ने। हुरडा सम्मेलन में नागौर के किस राजा ने भाग लिया? भक्त सिंह ने। हुरडा सम्मेलन में नागौर के किस राजा ने भाग लिया? तो भक्त सिंह ने। हुरडा सम्मेलन में कोटा के किस राजा ने भाग लिया? तो दुर्जन शाल। हुरडा सम्मेलन में कोटा के किस राजा ने भाग लिया? तो दुर्जन शाल ने। हुरडा सम्मेलन में मराठों के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों की सेना किस स्थान पर एकत्रित हुई? रामपुरा गांव। हुरडा सम्मेलन में मराठों के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों की सेना किस स्थान पर एकत्रित हुई होगी? रामपुरा गांव। किस राजा की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध बनाई नीति को असफल बनाया? सवाई जयसिंह। किस राजा की उदासीनता व निर्णय की अस्पष्टता ने मराठों के विरुद्ध बनाई नीति को असफल बनाया? तो सवाई जयसिंह ने। पेशवा बाजीराव ने 1735 ईस्वी में अपनी किस माता
को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? राधाबाई। पेशवा बाजीराव ने 1735 में ईस्वी में अपनी किस माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर भेजा? तो राधाबाई ने। अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? सवाई जयसिंह के साथ। महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ था? सवाई जयसिंह के साथ। सवाई जयसिंह के पुत्र माधो सिंह की माता कौन थी? चंद्र कुंवरी। माधो सिंह ने सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद किसको चुनौती दी? ईश्वरी सिंह को। माधो सिंह ने सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद किसको चुनौती दी? ईश्वर सिंह को। मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने किसका पक्ष लिया? तो माधो सिंह का। राजमहल का युद्ध व बगरू का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के बीच। राजमहल का युद्ध, बगरू का युद्ध किसके बीच हुआ? तो ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ। ईश्वर सिंह ने अपनी किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी? हरगोविंद नाटाणी। ईश्वर सिंह ने अपनी किस सेनापति की कुटिलता के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी? हरगोविंद नाटणी। मराठा के सहयोग से ईश्वर सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक कौन बना? माधो सिंह प्रथम। मराठा के सहयोग से ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक बना माधो सिंह प्रथम। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर रियासत में किसके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर रियासत में किसके मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ? तो राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर का आधा राज्य किसको प्राप्त हुआ? राम सिंह को। मराठों के हस्तक्षेप के कारण जोधपुर का आधा राज्य किसको प्राप्त हुआ? राम सिंह को। महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पे कौन बैठा? तो हरि सिंह। महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? तो हरि सिंह। राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ की रियासत की गद्दी के दो दावेदार कौन है? हरि सिंह व रतन सिंह। राज सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ रियासत की गद्दी के दो दावेदार कौन है? हरि सिंह व रतन सिंह। राजपूत शासक कौन ने अंग्रेजों से कब संधियां शुरू की? 1817 और 1818 ईस्वी में। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों से कब संधियां करनी शुरू की? 1817 और 1818 ईस्वी में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की? तो भरतपुर 1803 में। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि की? तो भरतपुर। कब? 1803 में। किस रियासत को छोड़ के राजस्थान की रियासतों ने 1818 तक अंग्रेजों से संधि कर ली? तो सिरोही को छोड़ के। किस रियासत को छोड़ के राजस्थान की रियासतों ने 1818 तक अंग्रेजों से संधि कर ली? तो सिरोही को छोड़कर। किस रियासत के विरोध के कारण 1818 में सिरोही से अंग्रेजों की संधि नहीं हो सकी? जोधपुर के कारण। किस रियासत के विरोध के कारण 1818 में सिरोही से अंग्रेजों की संधि नहीं हो सकी? तो जोधपुर रियासत के कारण सिरोही से 1818 में अंग्रेजों की संधि नहीं हो सकी। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से कब संधि की? 1823 ईस्वी में। शिव सिंह। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से कब संधि की? 1823 ईस्वी में, शिव सिंह के समय। अहदनामा क्या है? इकरारनामा या समझौता पत्र। अहदनामा है इकरारनामा या समझौता पत्र। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर कौन सा है? चौथ कर। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला कर कौन सा है? तो चौथ कर सुरक्षा के रूप में। कृषि भूमि पर लगने वाला कर है खीराज या खराज? कृषि भूमि पर लगने वाला कर है खीराज या खराज। अध्याय दूसरा है। अब पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका। पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब है दूसरा अध्याय। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है 1857 की क्रांति। सहायक संधियों से निश्चित किया गया कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगा? तो अंग्रेज कंपनी सरकार
सहायक संधियों से निश्चित किया गया कि राज्यों से आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो अंग्रेज कंपनी सरकार। 1839 में अंग्रेजों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर किस किले पर अधिकार किया, तो जोधपुर और मेहरानगढ़ पर। 1839 में अंग्रेजों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर किस किले पर अधिकार किया, तो जोधपुर के मेहरानगढ़ पर। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसकी मदद की, तो जालिम सिंह की। मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसकी मदद की, तो जालिम सिंह की। मांगरोल का युद्ध किसके मध्य हुआ, कोटा महाराव व जालिम सिंह के मध्य। मांगरोल का युद्ध कोटा महाराव और जालिम सिंह के मध्य हुआ। कंपनी ने गोद लेने संबंधी मामलों में अलवर रियासतों को दो भागों में कब बांट दिया, तो 1826 ईस्वी में। कंपनी ने गोद लेने के संबंधी मामलों में अलवर रियासत को दो भागों में कब बांटा, तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में कंपनी ने किस दुर्ग को नष्ट कर वहां पॉलिटेक्निक एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। 1826 ईस्वी में कंपनी ने किस दुर्ग को नष्ट कर वहां पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति की, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। अंग्रेजों ने किस महारावल की नाबालिगी के कारण उस रियासत पे अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया, लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा। अंग्रेजों ने किस महारावल की नाबालिगी के कारण उस रियासत पे अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया, तो लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा। नसीराबाद की सैनिक छावनी को किसने लूटा, डुंगजी व जवाहरजी एवं लोटू व लोटिया जाट ने। नसीराबाद की सैनिक छावनी को डुंगजी, जवाहरजी, लोटू व लोटिया जाट ने लूटा। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई, 1822 ईस्वी में। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, 1834 में। नोट 1835 ईस्वी में पेपर में माना गया है। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना तो हुई थी 1834 ईस्वी में, परंतु नोट 1835 ईस्वी में पेपर में माना गया है। जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ, 1835 ईस्वी। जोधपुर लीजियन का गठन 1835 ईस्वी। मेवाड़ भिलकुर की स्थापना कब हुई, 1841 ईस्वी में। मेवाड़ भिलकुर की स्थापना 1841 ईस्वी में। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में किसकी चर्बी का प्रयोग किया गया, गाय व सुअर की चर्बी का। एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों में किसकी चर्बी का प्रयोग किया गया, तो गाय व सुअर की चर्बी का। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहां हुई, मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कहां हुई, मेरठ से। मेरठ की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को। मेरठ की क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटेक्निक एजेंट मेजर शावर्स। क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स। क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिक एजेंट मॉक मेसन। मारवाड़ का पॉलिटेक्निक एजेंट मॉक मेसन। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिक एजेंट कर्नल ईडन। क्रांति के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। क्रांति के समय भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन। क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6। कौन कौन सी, तो छावनी, मुख्यालय और रेजिमेंट। तो नसीराबाद छावनी, मुख्यालय अजमेर, रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी, मुख्यालय ग्वालियर, मालवा, मेवाड़। एरिनपुरा है छावनी, मुख्यालय पाली, रेजिमेंट जोधपुर लीजियन। देवली छावनी, मुख्यालय टोंक, रेजिमेंट कोटा कॉन्टिजेंट। ब्यावर छावनी, मुख्यालय अजमेर, रेजिमेंट मेर रेजिमेंट। खेरवड़ा छावनी, मुख्यालय उदयपुर, रेजिमेंट भिल रेजिमेंट। तो छावनी जो 6 थी राजस्थान के अंतर्गत, जिसमें नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो नसीराबाद का मुख्यालय था तो अजमेर, रेजिमेंट थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी ग्वालियर
जो मालवा मेवाड़ जो राजपूताना रेजिमेंट के अंदर, नीमच छावनी ग्वालियर मुख्यालय मालवा मेवाड़ जो राजपूताना रेजिमेंट के अंतर्गत, एरिनपुरा छावनी देवली छावनी टोंक मुख्यालय रेजिमेंट है कोटा कॉन्टिजेंट, ब्यावर छावनी मुख्यालय अजमेर रेजिमेंट मेर रेजिमेंट, खिरवाड़ा छावनी मुख्यालय उदयपुर रेजिमेंट बिल रेजिमेंट। राजपूताना की 6 सैनिक छावनियों में से कितने यूरोपियन सैनिक थे? एक भी नहीं। राजपूताना की 6 सैनिक छावनियों में कितने यूरोपियन थे? एक भी नहीं। राजपूताना की 6 सैनिक छावनियों में भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी थी? 5000। राजपूत की 6 जो छावनियां थी उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या थी 5000। एजीजी लॉरेंस ने मेरठ विद्रोह की सूचना कब मिली? 19 में 1857 को। एजीजी लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना मिली 19 में 1857 को। 19 में 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना कहां पर मिली? तो माउंट आबू में। 19 मई 1857 को एजीजी लॉरेंस को मेरठ के विद्रोह की सूचना कहां पर मिली? तो माउंट आबू में। राज्य में सर्वप्रथम नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 28 में 1857 को। राज्य में सर्वप्रथम नसीराबाद क्रांति की शुरुआत 28 में 1857 को हुई। नसीराबाद छावनी में कौन से अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? तो न्यूबरी व स्कॉटिश वुड। न्यूबरी व स्कॉटिश वुड की हत्या नसीराबाद छावनी में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने छावनियों को लूट के कहां की ओर प्रस्थान किया? दिल्ली की ओर। नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट के कहां की ओर प्रस्थान किया? दिल्ली की ओर। नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 को। नीमच में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 3 जून 1857 को। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया मोहम्मद अली बेग। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किया मोहम्मद अली बेग। क्रांतिकारी अंग्रेजों के बंगलों को लूटते हुए कहां पहुंचे? शाहपुरा। नीमच के क्रांतिकारी अंग्रेजों के बंगलों को लूटते हुए कहां पहुंचे? तो शाहपुरा। मेजर शावर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से कहां पे अधिकार किया? नीमच छावनी पे। मेजर शावर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से कहां पे अधिकार किया? नीमच छावनी पे। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 1857। एरिनपुरा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 21 अगस्त 1857। एरिनपुरा में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? तो मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में। एरिनपुरा में किसके नेतृत्व में क्रांति हुई? तो मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम के नेतृत्व में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहां पे दिया गया? एरिनपुरा में। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया एरिनपुरा में। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों से राजस्थान का कौन सा ठिकानेदार मिला? खुशहाल सिंह। एरिनपुरा के क्रांतिकारियों से राजस्थान का कौन सा ठिकानेदार मिला? खुशहाल सिंह। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? खुशहाल सिंह चंपावत ने। आउवा में क्रांति का नेतृत्व किया खुशहाल सिंह चंपावत ने। बिथोड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को लड़ा गया। खुशहाल सिंह चंपावत और कैप्टन हिथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना में कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध। खुशहाल सिंह चंपावत, कैप्टन हिथकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना में कौन सा युद्ध हुआ? तो बिथोड़ा का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। मैक मौसन का सिर किस युद्ध में काट दिया गया? तो चेलावास के युद्ध में। मैक मौसन का सिर किस युद्ध में काट दिया गया? तो चेलावास के युद्ध में। मैक मौसन का सिर काट के किस दुर्ग के किले पे लटकाया गया? तो आउवा के किले पर। मैक मौसन का सिर किस दुर्ग के किले पे लटकाया गया? तो आउवा के किले पर। जनवरी 1858 ईस्वी में आउवा पर किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकार कर लिया? होम्स ने। जनवरी 1858 में आउवा पर किस अंग्रेज अधिकारी ने अधिकार कर लिया? तो होम्स ने। कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयदयाल व मेहराब खान ने।
कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया जयदयाल और मेहराब खान ने। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियंत्रित क्रांति कहां पे हुई? कोटा के अंतर्गत। राजस्थान में सबसे ज्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति कहां पे हुई? कोटा में। कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मेजर बर्टन। कोटा में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो मेजर बर्टन। कौन से स्थान की क्रांति को आज भी लोग होली के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं? अववा की क्रांति को। कौन से स्थान की क्रांति को आज भी लोग होली आदि के लोकगीतों के माध्यम से याद करते हैं? तो अववा की क्रांति को। अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पे पुनः अपना नियंत्रण कब स्थापित किया? तो जून 1858 के अंदर अंग्रेजों ने अधिकांश रियासतों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो जून 1858 के अंतर्गत। राजस्थान में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि कौन होता है? एजीजी। राजस्थान में गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता है एजीजी। अध्याय 3, आधुनिक राजस्थान का निर्माण। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट कब शुरू हुई? 1939 ईस्वी। राजस्थान एकीकरण की सुगबुगाहट कब शुरू हुई? तो 1939। सन 1939 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? लिन लिथगो। लिन लिथगो सन 1939 ईस्वी में भारत के वायसराय थे लिन लिथगो। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में एकीकरण के समय कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? अजमेर मेरवाड़ा। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस शासक ने किया? भीमसिंह कोटा ने। एकीकरण का प्रथम प्रयास किस शासक ने किया? भीमसिंह कोटा ने। मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान, गुजरात, मालवा के शासकों का सम्मेलन उदयपुर में कब बुलाया? तो 25 व 26 जून 1946 को मेवाड़ महाराणा ने राजस्थान, गुजरात व मालवा के शासकों का सम्मेलन उदयपुर में 25 और 26 जून 1946 को बुलाया। आधुनिक राजस्थान का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956। आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1 नवंबर 1956। राजस्थान का आधुनिक स्वरूप कितने चरणों में पूरा हुआ? आधुनिक राजस्थान के निर्माण का कार्य 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। राजस्थान का आधुनिक स्वरूप कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों में। राजस्थान का आधुनिक स्वरूप 7 चरणों में पूरा हुआ। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? 17 और 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का गठन हुआ 17-18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी रियासतों को मिलाकर किया गया? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। मत्स्य संघ का निर्माण कौन सी रियासतों को मिलाकर किया गया था? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाई गई? अलवर को। मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई अलवर को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदयभान सिंह धौलपुर। मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर को बनाया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एकीकरण का दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ था। एकीकरण के दूसरे चरण का नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ था। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1948 को। पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ की स्थापना हुई 25 मार्च 1948 को। कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किस चरण में किया गया? द्वितीय चरण में। कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किस चरण में हुआ? द्वितीय चरण के अंतर्गत। एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी किसे बनाएगी? कोटा। एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी किसे बनाएगी? कोटा। एकीकरण के दूसरे चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीमसिंह कोटा। एकीकरण के दूसरे चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया? भीमसिंह कोटा। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा।
पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल असावा। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। एकीकरण के तीसरे चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को। संयुक्त राजस्थान में किसका विलय किया गया? उदयपुर और मेवाड़ का। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर और मेवाड़ का विलय किया गया। तीसरे चरण के राजप्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को। तीसरे चरण के राजप्रमुख किसे बनाया गया? भूपाल सिंह को। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरे चरण का उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का नाम क्या रखा? वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण का नाम रखा गया वृहद राजस्थान, चौथा चरण। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर रियासतों का विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मानसिंह द्वितीय को। वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह द्वितीय, जयपुर को। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को। चौथे चरण के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भूपाल सिंह को। चौथे चरण के महाराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भूपाल सिंह को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और स्थापना दिवस 1 नवंबर को। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्तों, ये वृहद राजस्थान संघ किस क्रम का, एकीकरण का क्रम का कौन सा चरण था? कमेंट करेंगे। वृहद राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण का कौन से क्रम का चरण था? कमेंट करेंगे। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई? 15 मई 1949 को। संयुक्त वृहद राजस्थान की स्थापना 15 मई 1949 को हुई। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किसे मिलाया गया? वृहद मत्स्य संघ को। संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में किसे मिलाया गया? वृहद मत्स्य संघ को। निमराना ठिकाना का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में कब किया गया? 15 मई 1949 को। निमराना ठिकाने का विलय संयुक्त वृहद राजस्थान में कब किया गया? 15 मई 1949 को। 26 जनवरी 1950 की एकीकरण का कौन सा चरण पूरा हुआ? 6वां। 26 जनवरी 1950 की एकीकरण का कौन सा चरण पूरा हुआ? 6वां। छठे चरण में किस रियासत का विलय किया गया? सिरोही। छठे चरण में किस रियासत का विलय किया गया? तो सिरोही। 26 जनवरी 1950 को जब सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, उस समय कौन से 2 क्षेत्रों का विलय राजस्थान में नहीं किया गया? आबू व देलवाड़ा का। 26 जनवरी 1950 को जब सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, उस समय कौन से 2 क्षेत्रों का विलय राजस्थान में नहीं किया गया था? तो आबू और देलवाड़ा का विलय नहीं किया गया था। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में कब मिला गया? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में हुआ। एकीकरण में 7वें चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में मिला है? सुनील टप्पा क्षेत्र। सुनील टप्पा क्षेत्र। एकीकरण के 7वें चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर का क्षेत्र मिलाया गया। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र एकीकरण समय में किसे दिया गया? मध्य प्रदेश को। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र एकीकरण के समय मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1 नवंबर 1956। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया कब पूरी हुई? 1 नवंबर 1956 को।
अध्याय चौथा जनसंख्या। अध्याय चौथा है जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या संबंधी सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना और प्रकाशन कौन करता है? तो भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा राजस्थान की जनसंख्या संबंधी सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना और प्रकाशन कौन करता है? भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा। जनगणना प्रति कितने वर्ष के बाद की जाती है? 10 वर्ष के बाद। जनगणना प्रति 10 वर्ष के बाद की जाती है। भारत में जनगणना का कार्य कब शुरू हुआ? 1872 ईस्वी। 1872 में भारत में जनगणना का कार्य शुरू हुआ। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 5.7%। राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.7%। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो कहलाती है ऋणात्मक वृद्धि। किसी स्थान में जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से अधिक हो जाए तो कहलाती है धनात्मक वृद्धि। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से अधिक हो जाए तो कहलाती है धनात्मक वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 21.31%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 21.31%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बाड़मेर 32.5%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला बाड़मेर 32.5%। न्यूनतम वृद्धि वाला जिला गंगानगर 10%। न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर 10%। एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताती है जनसंख्या घनत्व। एक स्थान के क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताती है जनसंख्या घनत्व। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर का। राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? जैसलमेर का। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में किस दिशा में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान। राजस्थान में किस दिशा में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान। राजस्थान की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? तो 10%। राजस्थान की जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या जयपुर में निवास करती है? तो 10%। राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती है? तो 1% से भी कम। राजस्थान की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या जैसलमेर जिले में निवास करती है? तो 1% से भी कम। मरुस्थल प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो 61.11%। 61.11% भाग पे मरुस्थल प्रदेश राजस्थान में फैला हुआ है। 61.11%। मरुस्थल प्रदेश में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। मरुस्थल प्रदेश में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समतल मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो 20%। समतल मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो 20%। मैदानी
भाग में राजस्थान की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 39%। मरुस्थल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। समतल मैदानी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? 20% भूभाग पर फैला हुआ है। मैदानी भाग में राजस्थान की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 39% और पुस्तक में 33% दिया गया है। मैदानी भाग में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो लगभग 39% और पुस्तक में 33% दिया हुआ है। मैदानी भाग का राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में सर्वाधिक। मैदानी भाग का राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राजस्थान में सर्वाधिक। राजस्थान में मध्यम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो अरावली पर्वतीय भाग व पठारी भाग में। राजस्थान में मध्यम जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो अरावली का पर्वतीय भाग व पठारी भाग में। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भूभाग पे पाया जाता है? तो मैदानी भूभाग पर। मैदानी भूभाग पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल कौन सा है? थार। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सघन मरुस्थल है थार। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या दर्शाती है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या क्या दर्शाती है? लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजस्थान में लिंगानुपात है 888। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का राजस्थान में लिंगानुपात है 888। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर 994। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर 846। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 846। किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या से ज्ञात किया जा सकता है साक्षरता दर। किसी क्षेत्र या राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या से ज्ञात किया जा सकता है साक्षरता दर। किसी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है साक्षरता दर। किसी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है साक्षरता दर से। जनगणना 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर 66.11%। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा 76.6%। राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालोर 54.9%। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 79.19%। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 52.12%। राज्य में पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जालोर। राज्य में लगभग कितने प्रतिशत शहरी आबादी है? तो 25%। राज्य में लगभग 25% शहरी आबादी है। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा। राज्य में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डूंगरपुर। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजातियां की है? तो लगभग 13.5%। राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है? तो लगभग 13.5%। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की। राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की प्राचीन जनजाति है भील। डामोर
जनजाति राज्य में कहाँ निवास करती है? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। डामोर जनजाति राज्य में कहाँ निवास करती है? सीमलवाड़ा, डूंगरपुर। सिरोही जिले के आबू रोड व पिंडवाड़ा तहसील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। सिरोही जिले के आबू रोड पिंडवाड़ा तहसील में कौन सी जनजाति पाई जाती है? गरासिया। सांसी जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? भरतपुर। सांसी जनजाति राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? भरतपुर। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया तो सहरिया। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसको भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया, सहरिया। सर्वाधिक सहरिया जनजाति का निवास करती है शाहबाद व किशनगंज, बारां में। सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है शाहबाद व किशनगंज, बारां में। दोस्तों, ये चौथा अध्याय जनसंख्या से संबंधित पूरा हो चुका है। अगला अध्याय है 5वां, उद्योग। 5वां अध्याय, उद्योग। तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाले वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? उद्योग। तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तो उद्योग। उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया? द्वितीय श्रेणी में। उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया? तो द्वितीय श्रेणी में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान उद्योगों का। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान उद्योगों का। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप जिसे मानव अपने और अपने परिवार के भरण पोषण और जीवन यापन करता है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थिक क्रियाओं में। कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन किसके अंतर्गत हैं? आर्थिक क्रियाओं में। कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए किस राज्य में कौन सी संस्था प्रयासरत है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। लघु उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण व विपणन और तकनीकी सहायता कौन देता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। लघु उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण व विपणन और तकनीकी सहायता कौन देता है? राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान में बरड़ी ऊनी खाद कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। राजस्थान में बरड़ी ऊनी खाद कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। राजस्थान में कंबल कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। राजस्थान में कंबल कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। राजस्थान में मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर व जोधपुर की। राजस्थान में मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर और जोधपुर की। रिक्को द्वारा फूड पार्क कहाँ विकसित किए गए? अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर। रिक्को द्वारा फूड पार्क कहाँ विकसित किए? तो अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में। वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो खनिज उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं तो खनिज उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। भारत का कितना प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में उपलब्ध है? तो 90%। भारत का कितना प्रतिशत रॉक फास्फेट राजस्थान में उपलब्ध है? तो 90%। राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? जोहरी बाजार। राजस्थान में सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र जोहरी बाजार, जयपुर। राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का। राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का। और राजस्थान में पीला पत्थर कहाँ का है? जैसलमेर का। राजस्थान में पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। राजस्थान में
कोटा स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का। कोटा स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। राजस्थान में ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर। ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर में। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 को ब्यावर में हुई। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1889 ब्यावर में। वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला भीलवाड़ा। वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला भीलवाड़ा। वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर कहाँ की स्थापना की गई? स्पिन फेड। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगापुर, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर कहाँ की स्थापना की गई? स्पिन फेड। स्पिन फेड का पूरा नाम राजस्थान राज्य सहकारी स्पिन एवं जिनिंग मिल संघ। सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। सीमेंट उत्पादन में प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित कहाँ किया गया? लाखेरी, बूंदी। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? लाखेरी, बूंदी। सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला कौन सा? चित्तौड़गढ़। सीमेंट उत्पादन के आदर्श जिला है चित्तौड़गढ़। राजस्थान में बिड़ला सीमेंट वर्क्स कारखाना कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में बिड़ला सीमेंट वर्क्स कारखाना कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में उदयपुर सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में उदयपुर सीमेंट कारखाना कहाँ है? उदयपुर में। राजस्थान मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? कोटा। मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ पे है? कोटा। राजस्थान के जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना नागौर। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना है नागौर। राजस्थान में श्री सीमेंट कारखाना ब्यावर। श्री सीमेंट कारखाना राजस्थान का ब्यावर में। राजस्थान में जेके सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। राजस्थान का जेके सीमेंट कारखाना कहाँ है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। किस उद्योग का कच्चा माल गन्ना है? तो शक्कर उद्योग का। किस उद्योग का कच्चा माल गन्ना है? शक्कर उद्योग का। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ स्थापित की? भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की पहली शक्कर मिल स्थापित हुई भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई? 1932 ईस्वी में। राजस्थान की पहली शक्कर मिल द मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई? 1932 ईस्वी में। दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थापित हुई? भोपाल सागर, चित्तौड़ में। राजस्थान में चीनी मिलें कहाँ पर है? गंगानगर व बूंदी में। चीनी मिलें कहाँ पे है? तो गंगानगर और बूंदी में। राजस्थान में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? धौलपुर व उदयपुर में। राजस्थान में कांच उद्योग प्रसिद्ध है? धौलपुर, उदयपुर में। नमक उद्योग प्रसिद्ध है? नागौर में। नमक उद्योग प्रसिद्ध है नागौर के अंदर। धागे से बांध के रंगाई प्रक्रिया तैयार वस्त्र बंधेज। धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से तैयार वस्त्र बंधेज। राज्य का सबसे सेज इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थित है? सीतापुरा, जयपुर। राज्य का सबसे बड़ा सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ का है? सीतापुरा, जयपुर के। दोस्तों ये 5वां अध्याय आपका उद्योग कंप्लीट हो चुका है। कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर देंगे कि राजस्थान में लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का लाल पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का पीला पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में कोटा स्टोन कहाँ का प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट स्टोन राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई? वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक जिला कौन सा है? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या है? कमेंट कर देंगे इन सभी क्वेश्चनों का। आगे आपका अध्याय होगा 6, परिवहन व पर्यटन। अध्याय 6, परिवहन व पर्यटन।
किसी क्षेत्र की रक्तवाहिनियां किसे कहते हैं? तो परिवहन को। किसी क्षेत्र की रक्तवाहिनियां परिवहन को कहते हैं। आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं? परिवहन को। भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्गों को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किसको मुख्य सड़कों से जोड़ा गया? गांवों को। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से किसको मुख्य सड़कों से जोड़ा गया? तो गांवों को। लंबी दूरी एवं अधिक मात्रा में वस्तुओं के परिवहन के लिए कौन सा सबसे अच्छा और सस्ता परिवहन है? तो रेल परिवहन। भारत में पहली बार रेल कब चलाएगी? 1853 ईस्वी में। भारत में पहली बार रेल कहां चली? मुंबई से थाने के बीच चली। राजस्थान में पहली रेल कहां से कहां तक चलाएगी? बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 6000 किलोमीटर। राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। जबकि राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 जोन के मध्य होता है, एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो एक उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। जबकि राजस्थान में रेलवे का संचालन 2 जोनों के माध्यम से होता है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं? 5। राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? 5। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कहां पर हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, ये राजस्थान के 5 रेलवे मंडल हैं। सबसे महंगा व तीव्र परिवहन का साधन वायु परिवहन। सबसे महंगा तीव्र परिवहन का साधन वायु परिवहन। शीघ्र खराब होने वाली मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन वायु परिवहन। शीघ्र खराब होने वाली व मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का सबसे अच्छा साधन वायु परिवहन। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक, उदयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोक, उदयपुर में। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? रातानाडा, जोधपुर ग्रामीण। सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा कहाँ है? रातानाडा, जोधपुर ग्रामीण। राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर। राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान में आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर में। बेराट सभ्यता कोटपुतली, बेरोड के अंतर्गत। बेराट सभ्यता कहाँ है? कोटपुतली, बेरोड के अंतर्गत। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? नीम का थाना। राजस्थान में हवा महल कहाँ है? जयपुर। राजस्थान में हवा महल कहाँ है? जयपुर। आमेर का किला राजस्थान के अंतर्गत। जयपुर। राजस्थान में जंतर मंतर। जयपुर। राजस्थान में विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़। राजस्थान में कुंभलगढ़ का दुर्ग, राजसमंद। राजस्थान में मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर। राजस्थान में सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर। राजस्थान में रणथंभौर का किला कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। राजस्थान में गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़। राजस्थान में सिटी पैलेस कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर। राजस्थान में सिटी पैलेस कहाँ के? जयपुर, उदयपुर। राजस्थान में सिंधोलिया माता मंदिर कहाँ स्थित है? मालपुरा टोक। राजस्थान में सिंधोलिया माता का मंदिर है मालपुरा टोक। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर झील राज्य के किस जिले में है? उदयपुर के अंतर्गत। जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर झील राज्य के किस जिले में है? उदयपुर। शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? उदयपुर। माउंट आबू व नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही। पुष्कर झील कहाँ है? अजमेर। राजसमंद झील है राजसमंद में। मेनाल जलप्रपात स्थित है चित्तौड़गढ़। मेनाल जलप्रपात है आपके चित्तौड़गढ़। नोट, मेनाल जलप्रपात वर्तमान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में। मेनाल जलप्रपात वर्तमान के अंतर्गत भीलवाड़ा जिले में। मनमोहक रेत के धोरे कहाँ
कहाँ स्थित है? जैसलमेर। मनमोहक रेत के दौरे कहाँ स्थित है? जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर। सरिस्का उद्यान स्थित है अलवर। सरिस्का उद्यान है अलवर। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर। राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? बाड़मेर व जैसलमेर। चंबल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कोटा। चंबल अभ्यारण्य कोटा। राष्ट्रीय मरुद्यान बाड़मेर जैसलमेर। घड़ियालों व मगरमच्छ के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? चंबल अभ्यारण्य। घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर। कपिल सरोवर कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर। कपिल सरोवर कहाँ स्थित है? कोलायत बीकानेर। रामदेवरा कहाँ स्थित है? जैसलमेर। रामदेवरा स्थित है जैसलमेर। श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद। श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद। एकलिंग जी का मंदिर स्थित है कैलाशपुरी उदयपुर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है जयपुर। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर। करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक बीकानेर। करणी माता का मंदिर स्थित है देशनोक बीकानेर। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली। श्री महावीर जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर तलवाड़ा के बांसवाड़ा में। ऋषभदेव का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर। ऋषभदेव का मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली। रणकपुर जैन मंदिर स्थित कहाँ है? पाली। देलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही। देलवाड़ा जैन मंदिर सिरोही। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी। आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कौन सी शाही रेलगाड़ी पर्यटन स्थलों की सैर करवाती? पैलेस ऑन व्हील्स। केंद्र सरकार के अधीन सड़कें कौन सी होती है? राष्ट्रीय राजमार्ग की। राज्य सरकार के अधीन सड़कें कौन सी होती है? राज्य मार्ग की। वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र क्या कहलाता है? अभ्यारण्य। पर्यटन एक है सेवा उद्योग। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर। मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर। कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद। पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर। दोस्तों ये भी आपके कंप्लीट हो चुका है छठा जो अध्याय था परिवहन और पर्यटन। क्वेश्चन है दोस्तों आपसे, राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं? राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं? राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कहां कहां पर हैं? राजस्थान का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां पर है? सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कहां पर है? गणेश्वर सभ्यता कहां स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कहां है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? राष्ट्रीय मरुद्यान कहां पर है? चंबल अभ्यारण्य कहां स्थित है? कपिलेश्वर सरोवर कहां स्थित है? कपिलेश्वर सरोवर कहां स्थित है? करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? करणी माता का मंदिर कहां स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहां पे है? कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहां होता है? कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहां होता है? सिंधोलिया माता का मंदिर कहां स्थित है? सिंधोलिया माता का मंदिर कहां स्थित है? दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। अगला अपना अध्याय है 7वां विकास योजनाएं। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं। क्रम संख्या, योजना, कार्यक्रम का नाम और मुख्य उद्देश्य। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं, क्रम संख्या, योजना, कार्यक्रम का नाम और मुख्य उद्देश्य। तो पहला क्रम संख्या के अंतर्गत भामाशाह रोजगार सृजन
योजना भामाशाह रोजगार सृजन योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उद्देश्य मुख्य ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास द्वारा गरीबी का निवारण। तीसरा है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, शिक्षित युवाओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना। चौथा भामाशाह योजना, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। अब है महिला सशक्तिकरण संबंधी योजना। योजना का अंतर्गत है, कार्यक्रम के अंतर्गत पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना। दूसरा है स्वावलंबन योजना, मुख्य उद्देश्य है गरीबी महिलाओं, विधवा, परित्यक्ता एवं ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को में सुधार लाना। तीसरा है साझा अभियान, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। चौथा है गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना। पांचवा मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। छठा है IM शक्ति फंड, तो महिला स्वयं सहायता समूह को आर्थिक सहायता प्रदान कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। स्वास्थ्य संबंधी योजना, क्रम संख्या है योजना और कार्यक्रम का नाम, मुख्य उद्देश्य राजस्थानी जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। दूसरा है आशा सहयोगिनी, गर्भवती महिला को संरक्षित प्रसव व स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण एवं पोषण सहायक सेवा उपलब्ध कराना। तीसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करते हुए न्यायसंगत, सस्ती व गुणवत्ता युवा स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वभौम। जननी एक्सप्रेस, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं को चिकित्सा संस्थाओं तक लाना व घर ले जाना। पांचवा आयुष्मान भारत, सरकारी व निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना। छठा है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना व मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली दवा राज्य के सभी चिकित्सा संस्थाओं में निशुल्क उपलब्ध कराना एवं वहां बीमारी की निशुल्क जांच प्रदान कराना। कृषि संबंधी योजनाएं, योजना का कार्यक्रम का नाम कृषि कल्याण कोष, मुख्य उद्देश्य किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य प्रदान करना। दूसरा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं और दालों की उन्नत किस्मों का उत्पादन। तीसरा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि दर बढ़ाना। चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसलों को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई तो पानी उपलब्ध कराना। पांचवा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसलों का बीमा करा के किसानों को राहत देना। छठा है राष्ट्रीय आयुष मिशन, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन व दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। सातवां है किसान कलेवा योजना, किसानों को गुणवत्ता युक्त आहार पाने के लिए आर्थिक सहायता देना। आठवां राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, कृषि और कृषि व्यापार के लिए व्यापारियों व कृषि श्रमिकों मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। अब है ग्रामीण विकास योजना, क्रम संख्या योजना कार्यक्रम का नाम मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य चयनित गांवों में कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, जिसके अंतर्गत स्वच्छ हेतु देश को खुला शौच मुक्त बनाना व कचरे संग्रहण व निस्तारण आदि। तीसरा है अटल भूजल योजना, सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार लाना। चौथा है स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, विशेष
क्षेत्रों में जैसे मेवाड़, डांग, मगरा सीमांत क्षेत्रों का विकास करना। 5वां है महानरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। 6वां है प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में पक्के मकान उपलब्ध कराना। 7वां ग्रामीण गौरव पथ, ग्रामीण सड़कों को मेन हाईवे से जोड़ना। 8वां है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना है? राजस्थान जन आधार योजना 2019। राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू गई? तो राजस्थान जन आधार योजना 2019। सतत विकास एजेंडा के तहत यूएनओ के सदस्यों ने 17 लक्ष्यों का चयन कर कब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का गोल रखा? 2030 तक रखा। सतत विकास एजेंडा के तहत यूएनओ के सदस्यों ने 17 लक्ष्यों का चयन करके कब तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का गोल रखा? तो 2030 तक। अध्याय 8वां है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? 18 अप्रैल 1951 को। भूदान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तिरुचिरापल्ली तेलंगाना से। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के कौन से जिले में भूदान प्रारंभ किया गया? नागौर में। राज्य सरकार ने ग्रामदान अधिनियम कब पारित किया? 1971 में प्रारंभ किया ग्रामदान अधिनियम। आजादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 75%। राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1949 को। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया? 1956 में। राजस्थान का मामा किसे कहा जाता है? बालेश्वर दयाल को। राजस्थान का मामा बालेश्वर दयाल को कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17। संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध घोषित किया? अनुच्छेद 17। भारत सरकार के द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1955 में। भारत सरकार के द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया? 1989 में। आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देख के उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। 1951 में महिलाओं की साक्षरता दर राजस्थान में कितनी थी? 2.51%। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर है 52.12%। राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया? 15 मई 1999 को। राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्य होते हैं, अध्यक्ष 1 सदस्य 3। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सहित सदस्य कितने होते हैं? पहला अध्यक्ष होता है और सदस्य 3 होते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? महिला स्वयं सहायता समूह चलाया जा रहा है। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब बना? 2005 को बना। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब बना? 2005 को बना। कौन सी योजना 11 वर्ष से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है? तो सबला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? 2015 में। भारत में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखते हुए कौन सी योजना शुरू की गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किसकी संयुक्त योजना है? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय की। हिंदू उत्तराधिकार दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1956 में। हिंदू
उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? 2005 को। हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम संशोधन पारित हुआ 2005 को। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, संशोधन 1986 और 2006 को किया। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, संशोधन 1986, 2006 को। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक ईवीएम में अधिकतर कितने उम्मीदवार को वोट दिया जा सकता है? तो 16 उम्मीदवारों को। एक ईवीएम में अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? तो 16 उम्मीदवार को। ईवीएम का अंतिम बटन किसका होता है? नोटा। ईवीएम का अंतिम बटन होता है नोटा। मतदान करते समय मतदाता के बाएं हाथ की किस उंगली का अमिट शाही लगाई जाती है? तो तर्जनी उंगली पे। मतदान करते समय मतदाता के बाएं हाथ की किस उंगली पे अमिट शाही लगाई जाती है? तो तर्जनी उंगली पर। ईवीएम के साथ किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो वीवीपैट। ईवीएम के साथ किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो वीवीपैट। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट क्या है? एक प्रिंटर युक्ति। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। कहां के मजदूर एवं किसानों ने अपनी हाजिरी व भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया? देवडुंगरी गांव राजसमंद। कहां के मजदूर एवं किसानों ने अपनी हाजिरी व भुगतान रजिस्टर प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया? देवडुंगरी गांव राजसमंद। राजस्थान सूचना अधिकार कानून कब बनाया? 2000 ईस्वी में। राजस्थान सूचना अधिकार कानून कब बनाया? 2000 ईस्वी में। सूचना का अधिकार कानून। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 2005। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 2005। भारत सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 2009 को। भारत सरकार ने निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया 2009 को। राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया? 2010 को। राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया 2010 और लागू हुआ 1 अप्रैल 2011 को। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 को। आरटीआई में कितने आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष। आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? तो 25% सीटें आरक्षित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित हुआ? 20 नवंबर 1989। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित हुआ? 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1992 पर। बाल अधिकार समझौते पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए? 1992 को। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 23 फरवरी 2010। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन से? 1098 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री है। राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत हुई सितंबर 2019 में। राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत हुई 2019 में। रैनसमवेयर क्या है? यह एक साइबर वायरस है। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक ऑनलाइन शिकायत कहां दर्ज करवा सकता है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर। दोस्तों ये अपना 8वां अध्याय पूरा हो चुका है। कुछ क्वेश्चन आप कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दें कि संविधान के किस अनुच्छेद में अप्रत्याय व दंडनीय अपराध घोषित है? संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत अस्पृश्यता दंडनीय अपराध घोषित है? पहला क्वेश्चन। दूसरा है भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम
कब पारित किया? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? राजस्थान का मामा किसे कहते हैं? राजस्थान का मामा किसे कहते हैं? दहेज निषेध अधिनियम कब बना? ईवीएम का पूरा नाम ईवीएम का अंतिम बटन किसका होता है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी थी? कमेंट करेंगे। और 1951 ईस्वी में महिला की साक्षरता दर राजस्थान में कितनी थी? कमेंट करेंगे। भारत सरकार के द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कमेंट करेंगे। वीवीपैट का पूरा नाम क्या है? वीवीपैट क्या है? राजस्थान में राजस्थान निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बनाया गया और लागू कब हुआ? कमेंट कर देंगे। चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर कौन से हैं? कमेंट कर देंगे। राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब हुई? कमेंट करें। दोस्तों, ये अध्याय 8 से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दें, जिससे आप हाथों हाथ ये वीडियो के देखते हुए याद हो जाए सभी क्वेश्चन और उत्तर। अगला अध्याय अपना है ग्रामीण व शहरी प्रशासन। स्थानीय सरकार कितने स्तर की होती है? तो त्रिस्तरीय। स्थानीय सरकार त्रिस्तरीय होती है। ग्रामीण प्रशासन का बढ़ता क्रम है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन व्यवस्था के द्वारा पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया। पंचायत राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ेगी? 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के लिए जोड़ी गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था में कितने कार्यों का उल्लेख है? 29 विषय। लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत। लोकतंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंचों के गठन होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। सरपंच को निर्धारित समय से पूर्व कैसे हटाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। ग्राम पंचायत के सरकारी कागजातों के रिकॉर्ड को कौन रखता है? तो ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही को लिखता है ग्राम सचिव। ग्राम पंचायत की प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक है? तो 2। ग्राम पंचायत व जिला परिषद को जोड़ने वाली कड़ी है ग्राम पंचायत समिति। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य किसका चुनाव करते हैं? प्रधान और उपप्रधान का। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य चुनाव करते हैं प्रधान और उपप्रधान का। पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच। पंचायत समिति के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष। पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था को शीर्ष स्तर संस्था है जिला परिषद की। पंचायती राज व्यवस्था को शीर्ष स्तर संस्था है जिला परिषद की। जिला स्तर पर विकास योजनाएं बनती है जिला परिषद की। जिला स्तर पर विकास परियोजना बनाती है जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्य होते हैं तो पहला है जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा जिले की पंचायत समितियों के प्रधान, तीसरा जिलों का निर्वाचित विधानसभा सदस्य, चौथा जिले के निर्वाचित लोकसभा सदस्य, पांचवा जिले के निर्वाचित राज्यसभा सदस्य। इससे जिला परिषद की सदस्य होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख होता है जिला प्रमुख। पंचायती राज की प्रमुख आधारभूत संस्था है ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्षेत्र होता है एक राजस्व ग्राम। भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक होती है हर 3 महीने में एक बार। ग्राम सभा की वर्ष में बैठकें होती हैं 4, 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को।
ग्राम न्यायालय एक्ट कब पारित हुआ? 2008 को। किस एक्ट के द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ग्राम न्यायालय एक्ट के 2008 के द्वारा ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? बस्सी जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। शहरी शासन के 3 रूप है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। वे बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से ज्यादा हो तथा वहां की सालाना आय 1 करोड़ से ज्यादा होने पर किस संस्था की स्थापना की जाती? तो नगर निगम। 1 लाख से ज्यादा व 5 लाख से कम जनसंख्या पर कौन स्तर गठन होता है? तो नगर परिषद का। वे शहर 1 लाख से ज्यादा और 5 लाख से कम जनसंख्या पे कौन से स्तर का गठन किया जाता है? तो नगर परिषद का। वे शहर जहां जनसंख्या 15,000 से वह 1 लाख के बीच हो वहां किस स्तर का गठन होता है? नगर पालिका बोर्ड का। नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया कहलाता है तो पार्षद। नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया कहलाता है पार्षद। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर। नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति। नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष। शहरी संस्थाओं के चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था किसमें की गई? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। शहरी संस्थाओं में चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कुछ क्वेश्चन दोस्तों जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दे सकते हैं। स्थानीय सरकार कितने स्तर की है? 3 स्तर की। ग्रामीण प्रशासन का बढ़ता क्रम है ग्राम पंचायत व पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? त्रिस्तरीय व्यवस्था में कितने कार्यों का उल्लेख है? लोकतंत्र की प्रथम इकाई क्या है? लोकतंत्र की प्रथम इकाई। सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंचों से गठन किसका होता है? पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? सरपंचों को निर्धारित समय से पूर्व कैसे हटाया जाता है? ग्राम पंचायत की बैठक की कार्रवाई को लिखता कौन है? ग्राम पंचायत के सरकारी कागजों के रिकॉर्ड को कौन रखता है? पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष स्तर संस्था कौन है? जिला स्तर पे विकास परियोजना बनाती है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? पंचायत राज की आधारभूत संस्था कौन है? ग्राम सभा का क्षेत्र होता है। ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। ग्राम सभा की बैठकें कब होती हैं? ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? ग्राम न्यायालय एक्ट कब पारित हुआ? नगर स्वशासन वार्ड का मुखिया क्या कहलाता है? नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुखिया। नगर निगम का अध्यक्ष, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? शहरी संस्थाओं में चुनाव में 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था किसमें की गई? दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से देंगे और ये 9वां अध्याय भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगला अपना अध्याय है दोस्तों 10वां, राज्य में कला एवं संस्कृति। अध्याय 10वां, राज्य कला एवं संस्कृति। बूंदी के किले का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह ने। बूंदी के किले का निर्माण राव बरसिंह ने करवाया। बूंदी के किले का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1354 में। राज्य के कौन से दुर्ग में छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल, भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं? तो बूंदी के किले के अंतर्गत। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? महाराजा सूरजमल ने। राज्य में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर में। राज्य में मिट्टी का दुर्ग किसे कहते हैं? लोहागढ़ दुर्ग को। राज्य का अजय दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया चौहानों ने। राज्य में 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? रणथंभौर में। राज्य में त्रिनेत्र गणेश प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? रणथंभौर में। राज्य में नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग में। राज्य में जालोर दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पे। जालोर दुर्ग के कितने दरवाजे हैं? 4।
जालोर दुर्ग का निर्माण कौन से परमार शासकों ने करवाया? धारावर्ष व मोंज। राज्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? चित्रकूट पहाड़ी पर। राज्य में चित्रकूट पहाड़ी की आकृति मत्स्याकार। राज्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो मेसा के पठार पे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है मेसा के पठार पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार है? तो 7 प्रवेश द्वार है। राज्य में गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राज्य में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट। विजय स्तंभ कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला। भारतीय मूर्तिकला शब्दकोश विश्वकोश है विजय स्तंभ। कुंभलमेर दुर्ग किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को। कुंभलमेर दुर्ग कहते हैं कुंभलगढ़ को। कुंभलगढ़ दुर्ग का नवीन परिवर्तित स्वरूप दिया कुंभा ने। कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने करवाया 1458 ईस्वी में। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। महाराणा प्रताप का दुर्ग किस दुर्ग में हो? महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग में। नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है कुंभलगढ़ के अंदर। झालीबाव की बावड़ी मंदिर स्थित है कुंभलगढ़ के अंदर। मामादेव व महादेव कुंड मंदिर स्थित है कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर स्थित है कुंभलगढ़ के अंदर। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक स्थित है कुंभलगढ़ के अंदर। किस दुर्ग का उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़। किस दुर्ग का उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो कुंभलगढ़। हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय किस दुर्ग में दिखाई देता है? तो आमेर दुर्ग में। हिंदू व मुगल शैली का सुंदर समन्वय किस दुर्ग में दिखाई देता है? तो आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार कहलाता है गणेश द्वार। शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आमेर दुर्ग के किस द्वार के पास बना हुआ है? तो गणेश द्वार पर। शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर आमेर दुर्ग में किस द्वार पे बना हुआ है? तो गणेश द्वार पे। किस राजा के समय आमेर दुर्ग की स्थापना कला में विशेष उन्नति हुई? तो मानसिंह प्रथम। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। काली सिंध व आहू के संगम पे कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है? गागरोन दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है जोधपुर के अंतर्गत। मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंतर्गत। अपनी मजबूती व सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग स्थित है बीकानेर में। जूनागढ़ स्थित दुर्ग है बीकानेर। सूरज की रोशनी पड़ने पे सोने जैसा कौन सा दुर्ग चमकता है? तो सोनारगढ़। सोनारगढ़ दुर्ग को सोने जैसा चमकने का कारण है पीले पत्थर। सोनारगढ़ दुर्ग का सोने जैसे चमकने का कारण क्या है? पीले पत्थर। द गोल्डन फोर्ट कहते हैं सोनारगढ़ को। जगदीश मंदिर स्थित है उदयपुर में। सहस्त्रबाहु व सासबहु मंदिर है नागदा उदयपुर में। जगत अंबिका मंदिर स्थित है जगत उदयपुर में। श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है नाथद्वारा राजसमंद में। एकलिंग जी का मंदिर स्थित है कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। ऋषभ देव जी का मंदिर जैन स्थित है डुले उदयपुर में। श्री चारभुजा नाथ का मंदिर स्थित है गढ़बोर राजसमंद में। श्री चारभुजा नाथ का मंदिर स्थित है गढ़बोर राजसमंद में। देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है आबू सिरोही में। रणकपुर जैन मंदिर स्थित है पाली। किराड़ू जैन मंदिर स्थित है बालोतरा। ओसिया का जैन मंदिर स्थित है जोधपुर ग्रामीण। ओसिया का मंदिर स्थित है जोधपुर ग्रामीण। हिंदू मंदिर स्थित है बाडोली रावत भाटा। भंडदेवरा का शिव मंदिर स्थित है बारा। कसवा का मंदिर स्थित है कोटा। कमलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है बूंदी। सूर्य मंदिर स्थित है झालरापाटन झालावाड़। आभानेरी मंदिर स्थित है दौसा। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है सिक्कर। गोविंद देव जी का मंदिर स्थित है जयपुर। मोलेला मूर्तिकला को विश्व स्तर की किस जाति ने प्रदान किया? कुम्हार। मोलेला मूर्तिकला को विश्व स्तर पर किस जाति ने प्रदान किया? तो कुम्हार। मोलेला गांव कहाँ स्थित है? राजसमंद में। मोलेला गांव स्थित है राजसमंद में। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाने की कला टेराकोटा। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाने की कला टेराकोटा। सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली स्थित है जैसलमेर। नथमल की हवेली स्थित है जैसलमेर। पटवा की हवेली स्थित है जैसलमेर। मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर।
गोपाल सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? करौली। 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी। सेठों की छतरी कहाँ स्थित है? रामगढ़। ईश्वरी सिंह की छतरी व सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? गेट और जयपुर। ईश्वरी सिंह की छतरी व सिटी पैलेस कहाँ स्थित है? जयपुर। जसवंत थड़ा की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर ग्रामीण। आहड़ व आयड़ की छतरियां कहाँ स्थित है? उदयपुर। बड़बाग की छतरियां कहाँ स्थित है? जैसलमेर। बड़ा बाग की छतरियां स्थित है? जैसलमेर। किस चित्रशैली में हरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ? जयपुर व अलवर चित्रशैली के अंतर्गत। किस चित्रशैली में हरे रंग का विशेष प्रयोग हुआ? जयपुर और अलवर शैली के अंतर्गत। किस चित्रशैली में पीले रंग का विशेष प्रयोग हुआ? जोधपुर व बीकानेर। किस चित्रशैली में पीले रंग का विशेष प्रयोग हुआ? तो जोधपुर व बीकानेर। किस चित्रशैली में लाल रंग का विशेष प्रयोग हुआ? उदयपुर। किस चित्रशैली में नीले रंग का प्रयोग हुआ? कोटा। किस चित्रशैली में सफेद और गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ? किशनगढ़। किस चित्रशैली में सुनहरी रंगों का विशेष प्रयोग हुआ? बूंदी। मेवाड़ चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? कदम के वृक्ष की। किशनगढ़ चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? केले की। कोटा व बूंदी चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? लंबे खजूर वृक्ष। जयपुर व अलवर चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? पीपल या वटवृक्ष। बीकानेर व जोधपुर चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? आम वृक्ष की। बीकानेर जोधपुर चित्रशैली में आम वृक्ष की प्रधानता थी। उदयपुर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा गया? हाथी व चकोर पक्षी। उदयपुर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा गया? तो हाथी व चकोर। नाथद्वारा चित्रशैली में किस पशु की सर्वाधिक प्रधानता थी? गाय। नाथद्वारा चित्रशैली में किस पशु की सर्वाधिक प्रधानता थी? गाय। जयपुर अलवर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा जा सकता है? घोड़ा व मोर। जयपुर अलवर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा जा सकता है? तो घोड़ा व मोर। कौन सी चित्रशैलियों पर मुगल प्रभाव झलकता है? तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन सी चित्रशैलियों पर मुगल का प्रभाव दिखता है? तो जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत दे सकते हैं। बूंदी किले का निर्माण किसने करवाया? बूंदी किले का निर्माण किसने करवाया? लोहागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? राज्य में लोहागढ़ दुर्ग स्थित है भरतपुर के अंतर्गत। राज्य में 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? राज्य में 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? जालोर दुर्ग में कितने दरवाजे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कितने प्रवेश द्वार हैं? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितने है? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने कब करवाया? कुंभलगढ़ का निर्माण कुंभा ने कब करवाया? मामादेव या महादेव कुंड मंदिर कहाँ स्थित है? रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक स्थित कहाँ है? आमेर दुर्ग का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय किस दुर्ग में दिखाई देता है? काली सिंध आहू के संगम पे कौन सा दुर्ग स्थित है? अपनी मजबूती सुंदर राजप्रसादों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? सोनारगढ़ दुर्ग का सोने जैसे चमकने का कारण क्या है? ओसिया के मंदिर स्थित कहां पर हैं? जगत का अंबिका मंदिर कहां पर है? ऋषभ देवी जी का जैन मंदिर कहां पर है? रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? देलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है? खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? मोलेला मूर्तिकला को विश्व स्तर पर किस जाति ने प्रदान किया? मोलेला गांव कहां स्थित है? मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाने की कला को क्या कहते हैं? सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? नथमल की हवेली कहां पर है? पटवा की हवेली कहां पर है? मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? सेठों की छतरी कहां पर है? जसवंत थड़ा की छतरी कहां पर स्थित है? बड़ा बाग की छतरियां कहां स्थित है? किस चित्रशैली में हरे रंग का प्रयोग हुआ? किस चित्रशैली में हरे रंग का प्रयोग हुआ? किस चित्रशैली में लाल रंग का विशेष प्रयोग हुआ?
किस चित्रशैली में सफेद और गुलाबी रंग का विशेष प्रयोग हुआ? मेवाड़ चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? किशनगढ़ चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? कोटा व बूंदी चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? जयपुर और अलवर चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? बीकानेर और जोधपुर चित्रशैली में किस वृक्ष की सर्वाधिक प्रधानता थी? उदयपुर चित्रशैली में किस पशु पक्षी की ज्यादा देखा जा सकता है? उदयपुर व चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादातर देखा जा सकता है? बीकानेर व जोधपुर चित्रशैली में किस वृक्ष को सर्वाधिक प्रधानता थी? कौन सी चित्रशैलियों पर मुगल प्रभाव झलकता है? कौन सी चित्रशैलियों पर मुगल का प्रभाव झलकता है? जयपुर व अलवर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा जा सकता है? नाथद्वारा चित्रशैली में किस पशु की सर्वाधिक प्रधानता थी? उदयपुर चित्रशैली में किस पशु पक्षी को ज्यादा देखा जा सकता है? दोस्तों, ये आपका 10वां अध्याय ये कक्षा 8 के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके 10 अध्याय हैं और एक ही वीडियो के अंदर दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, जिन क्वेश्चनों को मैंने आपको पूछा है आप उनका उत्तर कमेंट के माध्यम से दें। जितना आप उत्तर देंगे आपको हाथों हाथ कंटेंट की बुक है दोस्तों, राजस्थान अध्ययन। अब इसके अगला टॉपिक दोस्तों होगा कक्षा 9 का भाग 4, वे भी हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट जो टॉपिक होगा उसका कक्षा 10 का भाग 5वां। 2 ही टॉपिक इस बुक के बाकी हैं दोस्तों। बुक की इमेज देख लें, राजस्थान अध्ययन, और इसके जो टॉपिक हमने आज कवर किए हैं कक्षा 8 के अंतर्गत, ये भी इमेज लगा रहा हूं, इसको देख लें। एक ही वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है इन सभी टॉपिकों को। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर के द्वारा, और जिनके निदेशक हैं श्री संजय जी चौधरी। इस बुक को दोस्तों आप अपने आसपास के बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं, या इनका जो ऐप है संकल्प गंगानगर के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है। मेरे इस चैनल पे दोस्तों इस बुक को कंप्लीट करवाया जाएगा। निवेदन यह कि आपके पास बुक होगी तो बेहतर होगा, तो बुक को जरूर प्राप्त करें, चाहे आसपास की बुक स्टोर से या इसका जो इनका ऐप है गूगल प्ले पर डाउनलोड संकल्प गंगानगर से। अधिक जानकारी इनके मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन अब करना चाहूंगा दोस्तों पूरे वीडियो के बाद में, कि आप इस वीडियो को पहली बार हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। इस वीडियो को दोस्तों आपके जितने भी सोशल ग्रुप है वहां आप शेयर करें। और इस वीडियो के लिए दोस्तों मैंने 1000 लाइक का टारगेट रखा है, जो दोस्तों आप पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की है। एक ही वीडियो के अंदर कक्षा 8 के सभी अध्यायों का मैंने कवर किया है। तो 1000 लाइक का टारगेट दोस्तों आप पूरा करवाएंगे, मुझे विश्वास है। और इस वीडियो को दोस्तों आप उन विद्यार्थियों तक इन ग्रुप्स में शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले। हमारे जीवन में बढ़ने के लिए लक्ष्य के साथ साथ दोस्तों गुड कर्मास का होना बहुत जरूरी है। जितने आप अपने गुड कर्मास की बढ़ोतरी करेंगे, आपका ईश्वर जिस गॉड को आप भगवान को मानते हैं आपको वहां तक लक्ष्य तक सफलता तक पहुंचा देगा। तो आप अपने गुड कर्मास की बढ़ोतरी करें अपनी मेहनत के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हेमंत ऑनलाइन क्लासेस का फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए शानदार अच्छे से कमेंट करें, जिससे आगे के वीडियो के बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन प्राप्त होता है दोस्तों। और इस वीडियो को आपने इतना सपोर्ट किया, चैनल को इतना सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप उस लक्ष्य को, उस सफलता को इसी 2024 में प्राप्त करें, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। परंतु आप अपनी मेहनत बराबर रेगुलर करते रहें और चैनल को सपोर्ट करें, फेसबुक पेज को
फॉलो करें और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले। इसी तरह के शानदार वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं दोस्तों, आप जिसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो को आपने इतना अंत तक देखा, इसके लिए आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।